नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनजातीय समुदायों को शोभा यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की जनजातीय समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। देहरादून में फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेनेंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों और जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापान प्रतिनिधि मंडल का जापानी भाषा में स्वागत किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन और भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। आज जहां हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नैनी और एथलीट्स सूरज पवार ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। खेल विभाग की नियमावली के मानकों के अनुसार पदक जीतने पर जो धनराशि दी जाती है, उन दोनों खिलाड़ियों को वह धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के किक्षा में जहां संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को किक्षा पहुंचेंगे। दरअसल किक्षा में इटारंग कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा पिछले करीब 455 दिनों में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और करीब एक माह पूर्व किक्षा में हुए मजदूर किसान महापंचायत के दौरान वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत ने 18 नवंबर को इंटरांग कंपनी प्रबंधक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत महापंचायत की घोषणा की थी और किक्षा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन किया और कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को शुरू होने वाली महापंचायत का नेतृत्व वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे और 18 नवंबर को कंपनी गेट पर तालाबंदी की जाएगी। महापंचायत है वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियाँ कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। हम अब आर पार की लड़ाई होगी हमारी,
ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे तो आने दो। ये एडीएम साहब के ये वर्ड हैं कि टिकैत साहब आने दो, कोई बात नहीं। अब टिकैत साहब यहाँ आ गए ना तो पता चलेगा फिर क्या होगा। कहाँ संपर्क किया है? हमने डीएम साहब से बात करी है। डीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने एडीएम साहब को कह दिया है, मगर एडीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते आपका क्या मतलब है इसमें, किसानों का इनके साथ क्या मतलब है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लग गया है। अब किसान और मजदूर एक हैं। अगर इनकी पीड़ा है तो हम इनके साथ हैं, हमारी कोई पीड़ा होगी ये हमारे साथ हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर पे बसें भर भर के लेके गए किसानों के लिए, इनका अपना काम कोई नहीं था, ये हमारे लिए गए थे। हम इनके लिए यहाँ पर जो कुछ वो करके। प्रशासन से भी बात की पड्डा जी ने, तो उन्होंने कोई ऐसी निपटाने वाली बात नहीं की। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद में फिर हमारी शर्तें होंगी पूरी, और जितनी हम शर्त देंगे उनको उतनी माननी पड़ेंगी उन्हें। और ये नहीं है कि हम यहाँ गेट पे बैठेंगे, उस दिन के बाद में उग्र आंदोलन होगा। और उसके जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, कहीं चौराहे पे या कहीं सड़क बंद करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, धरना देना पड़े। उत्तराखंड के रुड़की में कर्मचारी यूनियन संघ सतपाल सिंह सैनी ने के नेतृत्व में दूसरे दिन भी सिंचाई विभाग के प्रांगण में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सतपाल सिंह सैनी ने बताया कि बाहरी लोग आवास आवंटन को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 11 तारीख से आवास आवंटन करने वाले सचिव से मुलाकात की थी, तो उनका कहना था कि मेरे ऊपर शासन का दबाव है, मुझे बाहरी लोगों का आवास आवंटन करना पड़ेगा, जबकि विभाग के कर्मचारी 8 से 10 हजार रुपए तक के किराए के आवास में रहने को मजबूर हो रहे हैं। 11 तारीख में हम जो हमारे आवास आवंटन के सचिव हैं उनसे वार्ता के लिए गए। उन्होंने कहा कहने कि मेरे पास बहुत दबाव है शासन का, इसलिए मुझे मकान बाहरी व्यक्तियों को करना पड़ेगा। मैं आपकी नहीं कोई भी बात मान सकता हूँ, वैसे मैं आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दी गई, फिर हमने धरने पर बैठने का सभी संघों ने निर्णय लिया। जितने भी महासंघ के घटक 14 संघ हैं, ये आवास हमारे कर्मचारी को दे दिया जाए, जिसमें हमारे कर्मचारी इसमें जो जूनियर इंजीनियर हैं उस आवास को लेने के लिए लाइन में लगे हैं। वैज्ञानिक संपर्क हमारे हैं वो लेने के लिए, सभी संपर्क के कर्मचारी हमारे जिनको आवास नहीं मिला सभी रिक्त होने के पात्र हैं, रिक्त होएगा हम उस आवास को लेंगे। हमें धरने पे मजबूरी में, हमारा धरना पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हम विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, बाहर शैडो पे जाते हैं, लेकिन हमें मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ा है। मजबूर हो गए। जब हमारे घर छीनने जा रहे हैं, हमारी कोई विभाग से मांग नहीं है, कोई हम पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना घर बचा रहे हैं। हमारा घर सुरक्षित रहेगा। हम पहाड़ों में पूरब साइड में शैडो पे जाते हैं, हम ये देखते हैं कॉलोनी के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बाहर किराए पर रहेंगे, मकान मालिक क्या स्थिति करेगा, हमसे किराया भी देना है। वो उस टाइम पे जो चुनाव लड़ते हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं और या पर्चा भरने की वो करते हैं, उस टाइम पे वो जमा करते हैं, नहीं तो 5 साल के लिए किराया जो पर्चा नहीं भरते हैं उनके पड़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन पे 5-5, 10-10 लाख रुपए हो रहे हैं और वो किराया भी जमा नहीं कर रहे हैं, और उनसे विभाग खाली कराने के लिए भी वो नोटिस देता है। वो ये क्या पहले सामान्य दर कर दो, जब खाली कराऊंगा। मान लो वो कहीं भाग जाएगा, विभाग के अधिकारियों के ऊपर वो किराया बच जाएगा, फिर वो दूसरे को देंगे, कैसे देंगे? वो बिजली का बिल भी छोड़ कर मीटर वहीं भाग जाते हैं, कि उनकी कोई संपत्ति नहीं है जो उसको हड़प कर ली जाए। उन्होंने कोई अपने घर का एड्रेस नहीं दे रखा है मकान के लिए, हाँ भाई मेरा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप जितनी भी एप्लीकेशनें आ रही है शासन से, उनका बस एक मोबाइल नंबर तो नीचे होता है, जो मकान लेने वाला है उसका कोई एड्रेस नहीं होता है। हमारी पेंशन रोक ली जाती है,
हमारे पर अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती तो कब तक आपका ये धरना चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये मकान हमारे विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, तो जब तक हम धरने पर कंटिन्यू बैठे रहेंगे। वैसे हमारा प्रांत लगा हुआ है शासन में। आज सचिव साहब, भारतीय सरकार का कोई मंत्री आ रहा था, वहाँ पे निकल गए, आज वार्ता नहीं हो पाई। आज हमारे नए चीफ साहब आए हैं, चीफ साहब हमें वार्ता पर लिखित में आश्वासन देंगे, जब भी हम धरने से उठेंगे। इतना हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा और ये मकान हमारे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। धाम में बर्फबारी का ताजा तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें बर्फबारी देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम केंद्र ने राज्य के पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में भी मौसम के मिजाज बदलने की संभावनाएं जताई थी। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावनाएं हैं। ऐसा होता है जो मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार 15 नवंबर को शुरू होगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। धाम में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की जो तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। बर्फबारी देख पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानों में मौसम के मिजाज बदलने की भी संभावना जताई थी। उसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो रही है और बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार विक्रम सिंह ने बताया कि 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और बर्फबारी लगातार जारी है। शक्तिमान घोड़े प्राधिकरण ने एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी है और देहरादून में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्राधिकरण में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसमें पुलिस घुड़सवार ने घोड़े की मौत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सभी आरोपियों के सीजेएम कोर्ट में दोष मुक्त कर दिया था। एक बार फिर से इस प्रकरण में रिटायर्ड कर्नल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष का कहना है, जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है उसमें कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए थे, जिसमें सत्यता खुलकर सामने नहीं आ पाई। आपको बता दें, वर्ष 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान उस वक्त बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी से शक्तिमान घोड़ा घायल कर दिया था। वहीं 1 महीने बाद घोड़े की मौत हो गई थी, जिसमें गणेश जोशी को पुलिस ने आरोपी बनाया था। हालांकि 2021 में शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में गणेश जोशी को देहरादून सीजेएम कोर्ट ने दोषी मुक्त घोषित कर दिया था। नहीं है ये। देखिए, ऐसा जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें जो बजट पेश होना था उस दिन, सरकार अल्पमत में आने वाली थी, तो उस समय पर ये सत्र चला था। धारा 144 लागू थी। उस समय पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और विरोध प्रदर्शन के दौरान एक घोड़ा जो एसआई पद प्राप्त है पुलिस में, शक्तिमान, उसको वो चोटिल हो गया था और चोटिल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों बाद। तो उसके बाद यहाँ पर एफआईआर हुई। जो घुड़सवार थे उन्होंने एफआईआर करवाई इस मामले में। पूरा इसका जांच विवेचना पूरी चली और विवेचना उपरांत इसमें चार्जशीट आई थी। चार्जशीट में 28 गवाह अंकित किए थे पुलिस ने, जिसमें सिर्फ 18 का ही परीक्षण हो पाया था। अब 18 के परीक्षण के बाद इसमें जजमेंट आया और जो भी अभियुक्तगण थे उसमें वो सब दोषमुक्त हो गए थे, जिससे एग्रीव्ड होकर, जिससे व्यथित होकर एक सेवानिवृत्त आर्मी के पर्सनल हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने इसको दोबारा खोलने के लिए परमिशन मांगी है और अब माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में आज वो अपील योजित की गई है।
देहरादून में ग्राम विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ बैठक में केंद्र सहायता योजना के बारे में भी समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक समापन के बाद कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में ग्राम विकास विभाग में चल रही केंद्र सहायता योजना की समीक्षा के साथ ही पहाड़ों में पलायन और पहाड़ों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास जो अपने आप में बहुत विभाग है, जिससे कि अधिकांश योजनाएं 90-10 की रेशो में चल रही है। 90% सेंटर देता है, 10% हम देते हैं। उसकी मैंने समीक्षा की और चाहे उसमें मनरेगा हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, PMJSY हो, मेरी गांव सड़क हो, सभी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने ली है। साथ ही 2025 तक हमारा क्या लक्ष्य है। उत्तराखंड के विकासनगर में आयोजित 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सभी विजेता को टीमों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में जौनसार, बावर, रवाई और हिमाचल प्रदेश की टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें जौनसार बावर की सेंज में बमठाक की टीम ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल कर लिया। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में सभागार में प्रदेश भर से आए राज्य आंदोलनकारी और हाईकोर्ट राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ताओं संघ द्वारा एक सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस अलग राज्य की अवधारणा से आंदोलन किया गया वो सपने आज भी पूरे नहीं हो सके। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए एक बार आंदोलन करने की जरूरत है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए अधिवक्ता संघ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है। हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनवाए गए डिजाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल समेत स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत कई हस्तियां मौजूद रही। यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे प्रशिक्षित होकर बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो निकलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उन सभी में एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा 65वां नर्सिंग कॉलेज खुल गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहता है। और मैं आशीष भैया को, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक आशीष जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी दे उनको।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध कार्बन नेशनल पार्क का टिकाला जोन पर्यटकों में भ्रमण के लिए खोल दिया गया और अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के लिए आवास रात्रि कर भी सकेंगे। और स्थानीय विधायक देवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए हुए हैं और वही पर्यटकों के कैंटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष टिकाला जोन बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे खोल दिया जाता है। पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद इसे खोल दिया गया। जो हमारा प्रमुख जोन है टिकाला जोन, ये आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज से पर्यटकों का आवागमन यहाँ शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। टिकाला जोन में बहुत अच्छी बाघों की संख्या भी है। साइटिंग्स पे भी अभी मैं कुछ दिन पहले भी टिकाला गया था और 2 दिन पहले भी वहाँ था, तो बहुत अच्छी तैयारियां हमारी हैं। इसके साथ साथ जो बुकिंग्स की बात है, वो सभी बुकिंग्स हमारी फुल हो चुकी हैं। अभी 4 कैंटर्स सवेरे जो हैं ये सफारी में जाएंगे। इसके अलावा 8 जिप्सियाँ भी आज सवेरे सफारी के लिए जाएंगी, जिनको कि नाइट हॉल्ट वहाँ पे करना। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट डे है और ओपनिंग है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को। तो फीलिंग तो बहुत हाई है, टाइगर देखने की, जंगल देखने की मेनली, जिसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ठंडी ठंडी हवा, एनवायरनमेंट, नेचर बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भैया, सारे बच्चों को पीछे इतना शौक है, टाइगर, एलिफेंट, डियर जो भी है सब देखने का मन है। हम लोग दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है और बेसिकली जंगल देखने की एक्साइटमेंट है। जंगल तो बहुत देखे हैं, सरिस्का देखा है, बहुत सारे जंगल देखे हैं, बट जो टिकाला जोन है उसका नेचर अलग ही है। वो अपने आप में भी उसकी फ्लोरा फौना भी अलग है और टाइगर देखने की एक्साइटमेंट तो बेसिकली है ही, पर उसके अलावा भी नेचर जो है वो देख। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।